Hello, so my name is Vedanta Kumar Barua. So I have completed my BSc in Mathematics from Dibrugarh University, and further I have completed my Masters in Applied and Pure Mathematics from Guwahati University. So in today's session, हम लोग क्या करेंगे? We will go through the concepts and mainly the syllabus for the upcoming very competitive examination, especially for the competitive examination of CDS and NDA that will be going to happen. उसके रिगार्डिंग जो जो हमारा टॉपिक्स है रिगार्डिंग CDS हो गया, NDA हो गया, हम लोग वो एक पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए लाएंगे. लेकिन आज के सेशन में विल कवर टू चैप्टर्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, द नंबर सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क. उसके बाद हम लोग एक पूरा प्लेलिस्ट भी लाएंगे फुल लेंथ का, जहाँ पे आपको CDS NDA के रिगार्डिंग जो जो सिलेबस होता है मैथ्स के रिगार्डिंग वो आपको सब मिल जाएगा. सो इन टुडेज सेशन विल कवर द वन पार्ट, उसमें से भी हम लोग सिर्फ एथमेटिक का. देखिए एथमेटिक में क्या होता है ना, एथमेटिक में जो जो हमको पढ़ना होता है वो तो हम सभी जानते हैं. वी ऑल नो अबाउट द नंबर्स, वी ऑल नो अबाउट द इवन नंबर्स, वी ऑल नो अबाउट द प्राइम और नंबर्स. इस तरीके की जो चीजें एथमेटिक में आता है ये सब हमको पता होता है. हम लोगों ने क्लास जब हम लोग स्कूल में थे तब हम लोगों ने पढ़ा था. लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और एक टेंशन क्या होता है कि एथमेटिक टुक सो मच टाइम. इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग टू सॉल्व ए एथमेटिक प्रॉब्लम. तो उसके लिए आप लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि कैसे आप लोग एक क्वेश्चन को इतना ज्यादा भी टाइम नहीं दे सकते. आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है. तो इसके लिए ही हम लोग एक अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे सवाल को हम लोग टैकल कर पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कम समय में विल हैव द सॉल्यूशन. और उसके साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. सो एथमेटिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के साथ. और नंबर सिस्टम के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. उसके साथ भी वी विल डिस्कस सम PYQs और सम क्वेश्चंस दैट आर डिराइव फ्रॉम सम स्टैंडर्ड बुक्स. उसके मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के मदद से भी अप्रोच दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना होता है विद द कॉन्सेप्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, व्हाट आर देयर इन द नंबर सिस्टम. नंबर्स बेसिकली अगर एक आंसर में जवाब दे देता हूं तो नंबर्स ही रहेंगे. हम लोग नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग नंबर्स. नंबर्स को लेके क्या क्या अप्रोच रहेगा, कैसा कैसा नंबर आएगा, किस किस क्लासिफिकेशन के नंबर आएंगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं नंबर्स में. आपको अभी एग्जाम में तो पूछेगा नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इवन नंबर. तो हम लोग वो भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं. क्या होता है नंबर सिस्टम, हम सबको पता ही होता है नंबर सिस्टम का अर्थ क्या होता है. इसका मतलब है नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन. ये बात आपको याद रखना है. अरिथमेटिक में इसलिए बोला था कि अरिथमेटिक में ही ये आता है. सब्सट्रैक्शन एडिशन हो गया, जो हमारा जो ऑपरेशन वगैरह होता है ना, एडिशन हो गया आपका, सब्सट्रैक्शन हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन वगैरह हो गया, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं रिगार्डिंग अरिथमेटिक या फिर नंबर सिस्टम भी आप लोग बोल सकते हैं. आई अप्लाइड टू देम. दिस लेज डाउन द बेसिक रूल्स ऑन हाउ वेरियस डिजिट्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड. बेसिक सी बातें हैं वो. और आपने सुना, आप सबने ये जो पोर्शन है ये आप सबने पढ़ा होगा. मुझे 100% यकीन है आप सब लोगों ने ये वाला पॉइंट्स कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा. जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के रिगार्डिंग, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी होल स्क्वायर आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करेंगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca मिलेगा. उसी तरीके से ए प्लस बी होल क्यूब हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ऐसे तरीके से कई फॉर्मूला होते हैं जो हमको याद रखना होता है, जो कि आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि हम लोगों ने स्कूल लेवल पे ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत बार हम लोगों ने इसको देखा हुआ है. तो इसके रिगार्डिंग में मेरे बताने लायक कुछ ऐसा है नहीं. हम लोग सिर्फ देखते हैं ये वाला हम लोग कहीं कहाँ यूज करेंगे. हम लोग इस तरीके के सवाल डायरेक्टली तो कहीं क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हम क्वेश्चन आएगा जहाँ पे 20 में से कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मूला वहां पे लग जाएगा. तो इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम आप जब स्टार्ट करते हैं आप लोग एक काम कीजिएगा. सबसे पहले ये जो आपका जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जो आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर के लेके ए प्लस बी होल क्यूब तक जो जो फॉर्मूलाज है ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तब बीच में आप लोग फंसे नहीं. उसके बाद अगर मैं देखता हूं
मेरा आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट होता है नंबर्स का क्लासिफिकेशन। नंबर्स हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके के नंबर होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका, देखिए मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा। डेफिनेशन क्या क्या है वो भी मैं आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या था हमारे पास ना, जब हम लोगों ने नंबर सीखा था तो हम लोगों ने बेसिकली 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके हम लोगों ने नंबर पढ़ा था। तो इन जैसे नंबर्स को हम लोग बेसिकली नेचुरल नंबर बोलते हैं, जहाँ पे 1 से लेके स्टार्ट होता है और वो नंबर कहाँ तक जाता है हमको पता नहीं है, इसलिए हमको इसको इनफाइनाइट बोलना होता है, तो इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में एक नंबर मिसिंग होता है, आपको देख के ही पता चल गया होगा, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इसके लिए जब हम लोग नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी ऐड कर देते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, तब हमको मिल जाता है आपका होल नंबर। एकदम सिंपल सी बात है, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर, 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। अभी जब हम लोगों ने होल नंबर देख लिया, होल नंबर तो सब पॉजिटिव होता है, निगेटिव नंबर तो यहाँ पे आता नहीं है ना। लेकिन हम अगर जब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जीरो के राइट हैंड साइड में जो नंबर आता है 1 2 3 4, ये सब तो हम लोगों ने होल नंबर के कैटेगरी में लिख लिया। लेकिन जो लेफ्ट साइड में आता है उनका क्या, जैसे कि आपका हो गया -1 -2 -3 -4, ये नंबर को तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते ना। दिस नंबर आल्सो equally important as the positive numbers, so these numbers are called negative integers and together the whole number system, और आप लोग माइनस भी, माइनस का जो नंबर है उनको अगर साथ ले लेते हैं पॉजिटिव के साथ हम लोग इस तरीके के नंबर को बोलेंगे इंटीजर्स। तो बेसिकली जब हम लोग होल नंबर के साथ जो माइनस का हमारा पोर्शन होता है वो भी ऐड कर लेते हैं, तो हमको इस सबको एक साथ बोलना होता है इंटीजर्स। ठीक है, डेफिनेशन आपके यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैं बोल दूंगा। मैं पहले आपको सिर्फ एक डायग्राम दिखा रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, इंटीजर्स के बाद अपना आता है जो फ्रैक्शन पार्ट। हमको तो कई नंबर ऐसे 1/2 3/4 ऐसे भी मिलेंगे ना। तो जब फ्रैक्शन नंबर आ जाते हैं तब हम लोग आ जाते हैं अपना रेशनल इरेशनल नंबर पे, ये हमको पता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग इस रेशनल इरेशनल हो गया, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, सबको हम लोग एक साथ बोलते हैं रियल नंबर्स। ये आपको सबको पता ही होगा रियल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग वास्तव संख्या बोलते हैं। तो रियल नंबर्स मतलब आपका नेचुरल नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रेशनल इरेशनल, सब नंबर को एक साथ हम लोग रियल नंबर्स के कैटेगरी में लिखते हैं। अभी डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग, डेफिनेशन यहाँ पे दिया ही हुआ है सुंदर से। नेचुरल नंबर मैंने जैसा कि बताया, प्राइमरी नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग डिनोटेड, हम लोग इसको एन से लिखते हैं, इंक्लूडिंग पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और वो इनफाइनाइट तक जाएगा। एक्सक्लूडेड, देखिए एक्सक्लूड्स फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, जीरो एंड नेगेटिव्स। नेचुरल नंबर में बहुत सारी चीजें नहीं आती है। उसके बाद होल नंबर पे हम लोग जाते हैं। नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, जैसा कि मैंने बताया जीरो को सिर्फ ऐड करना होता है नेचुरल नंबर के साथ, तब हमको क्या मिलते हैं, होल नंबर मिल जाते हैं। इंटीजर मतलब होल नंबर्स आर एंड देयर नेगेटिव्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में अगर मैं ले लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा आपका इंटीजर्स। फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, ऐसे जो p बाई क्यू में हम लोग लिखते हैं। p बाई क्यू मतलब एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, मतलब 4/5 आ गया आपका, 6/7 आ गया आपका। इन तरीके के नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल तो आपको पता ही है, जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो कुछ पॉइंट में आ जाता है 1.33 सपोज। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वो आपको फिक्र मत करने की बात नहीं है। कैसे हम लोग एक नॉन रिकरिंग नंबर और सॉरी एक रिकरिंग नंबर को कैसे हम लोग p बाई क्यू में लिख सकते हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा। पहले देखिए डेसिमल का डेफिनेशन, मतलब तो आपको पता ही है कि यानी ऐसे जब हम लोग नंबर्स को लिखते हैं उसको डेसिमल बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब तीन कंडीशन, एक नंबर को रेशनल होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए होता है। एक होता है उस नंबर को हमको सबसे पहले p बाई क्यू में लिखना होता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन होता है p और q दोनों को इंटीजर होना होगा। और तीसरा कंडीशन जो कि एक इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग q नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन जो इस नंबर सेटिस्फाई करते हैं उन तरीके के नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। उसी इसका ऑपोजिट होता है इरेशनल नंबर। कोई भी अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, जैसा कि ऐसा नंबर को हम लोग p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं, तो उस तरीके के नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। और इस सारे के सारे सेट्स को हम लोग एक साथ बोलेंगे रियल नंबर। सब नंबर्स को अगर मैं एक साथ ले लेता हूँ देन आई विल कॉल द नंबर्स एज रियल नंबर्स। तो यही था आपका बेसिक नंबर्स का डेफिनेशन। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ चलते रहिए।
उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है। हम और देखिए एक बार मैं बता दूं आपको यहीं पे, देखिए हम लोग जो अभिज्ञान एकेडमी है, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द न्यू बैच फॉर द अपकमिंग CDS and NDS 2 that going to be held in the month September. So the new batch will be started from March itself. So आप अगर पैशनेट है यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग, आप अगर पैशनेट है डिफेंस सर्विस के रिगार्डिंग, तो मेरे मुताबिक आपको एक गाइडेंस होना चाहिए कि कैसे हम लोग पढ़े। देखिए ये चीजें तो हमको पता ही होता है, लेकिन कैसे पढ़े, अप्रोच क्या रखे, क्या क्या सब्जेक्ट्स के कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए होगा। तो हमारे अभिज्ञान एकेडमी में आपको हर तरीके का सुविधा मिलेगा। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह हो गया, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा आपको, हर डेली आपको क्लासेस मिलेंगे। मैथ्स का एक अलग सा जो पेपर होता है उसके लिए मैथ्स को पढ़ाने का, मैथ्स को पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, बेसिक से लेके पूरा एकदम एडवांस लेवल तक आपको कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं सबको आपको पढ़ाया जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट को भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो मेरा वही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.abhigyanacademy.com पे जा सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे जो आपको नंबर्स दिख रहे होंगे वहां पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए मैंने जैसे कि आप लोगों को डेसिमल में बताया था ना, ये क्वेश्चन आप देखिए अभी, व्हाट इज द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.27272727। इसको हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग मतलब क्या होता है, देखिए ये नंबर क्या हो रहा है ना, ये नंबर को आप लोगों अगर देखेंगे ये 272727 करके जा रहा है, मतलब 272727 ही रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 27 बार लिख सकते हैं। 27 बार मतलब ये 272727 करके रिपीट हो रहा है। जब अगर आप ऐसे नंबर्स को आपको सपोज पी बाई क्यू आकार में लिखना है, पी बाई क्यू आकार मतलब फ्रैक्शन में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए उसके लिए हम लोग एक मेथड देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए एक टाइप हो सकता है हमारे पास ऐसा 0.43 बार, एक ऐसा टाइप हो सकता है, एक ऐसा टाइप भी हो सकता है 243, या फिर एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? इन द फर्स्ट वन द बार इज बोथ इन आफ्टर बोथ द नंबर्स, बट यहाँ पे ये दो के ऊपर बार नहीं है, और यहाँ पे पॉइंट के आगे जीरो नहीं, एक दो नंबर है। तो कैसे कैसे हम लोग करेंगे? देखिए ये सबसे सिंपल होता है, जो भी नंबर है वो आपको ऊपर लिखना होता है, कितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 आपको नीचे लिखना होता है। यही होता है इसका पी बाई क्यू फॉर्म, 43 डिवाइडेड बाय 99। इस वाले केस में क्या होगा, आप देखिए 2.40 है ना, आपको सबसे पहले तो 240 पूरा नंबर लिखना ही होता है, 240 पूरा नंबर लिखना ही होता है। उसके बाद जिस नंबर के ऊपर आपका बार नहीं है उसको यहाँ से माइनस करना होता है, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पे कितना बार है, दो नंबर के ऊपर बार है, तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, 2 नाइन आएगा, 2 9 आएगा, तो 2 9 आर देयर। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, एक नंबर के ऊपर जो है ना बार नहीं है, तो जितना नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना जीरो। तो मतलब ये हो गया आपका 241 डिवाइडेड बाय 990, ये हो गया इसका भी एक डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट वाले केस में आप लोग देखिए 2243 तो पूरा नंबर है, वो मैंने जैसे कि आपको बोला 2243 पूरा का पूरा नंबर आएगा। उसके बाद एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिर्फ पॉइंट के बाद से देखेंगे, पॉइंट के आगे को हम लोग नहीं देखेंगे कि बार उसके आगे है कि नहीं, इसके आगे बार तो वैसे भी नहीं रहेगा, तो इसको हमको देखना ही नहीं है। हमको सिर्फ देखना है पॉइंट के पीछे बार है कितने में नहीं है, एक में नहीं है, और वो नंबर क्या है 2, मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, और नीचे कितने में बार है 29, और कितने में बार नहीं है इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे कितने में बार नहीं है 0। तो ये आ जाएगा आपका 2241 डिवाइडेड बाय 990। तो ऐसे तरीके से हम लोग सिर्फ आधा मिनट में हम लोग निकाल सकते हैं द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ एनी रिकरिंग डेसिमल नंबर। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये मैंने जैसे कि बोला ये तो 1.27 बार है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 127 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 99, तो ये आ गया आपका आंसर। अभी इसको लिस्ट फॉर्म में आप लोग ले जा सकते हैं, सपोज 3 से कट जाएगा तो लिस्ट फॉर्म में लेके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिकरिंग डेसिमल को एक फ्रैक्शन के आकार में लिख सकते हैं। होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। हाँ,
अब जबकि हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ ही लिया, तो क्यों ना हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के भी बारे में भी पढ़ ले, है ना। इमेजिनरी मतलब जो रियल में पॉसिबल नहीं है, जो जो हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जब आप लोगों ने एलजेब्रा पढ़ा होगा तब आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा होगा, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। एक डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, जिसकी मदद से वी फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स बिफोर सॉल्विंग दैट इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब सोल्व करने बैठते हैं तो सोल्व करने से पहले ही आप इसके मदद से पता कर सकते हैं कि जो भी रूट्स आएगा, जो भी आंसर्स आएगा, उसका नेचर क्या होगा, क्या वो रियल होगा, क्या वो इक्वल होगा, ऐसा हम लोग पता कर सकते थे। जब भी हम लोग लिखते थे ना इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0, तब हम बोलते थे कि इसका जो रूट्स आएगा वो रियल नंबर में आएगा और डिस्टिंक्ट में आएगा। जब भी हम लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हमको मिलता था, हम बोलते थे ना कि जो भी रूट्स आएगा वो रियल तो आएगा लेकिन आपस में इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा, मतलब एक एक ही होगा, मतलब एक अगर 5 मिला दूसरा रूट भी 5 ही होगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब हम लोग बोल देते थे देयर इज नो सॉल्यूशन। एक्चुअली दिस इज द हाफ ट्रू, मतलब अर्ध शास्त्र है। हाँ, यहाँ पे रूट्स नहीं है, लेकिन देयर आर सम रूट्स बट देयर आर नो रियल रूट्स, मतलब आपको इस वाले केस में कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे इमेजिनरी रूट्स। देयर आर नो रियल रूट्स डज नॉट इंप्लाई दैट देयर आर नो रूट्स, इट मीन्स दैट देयर आर सम इमेजिनरी रूट्स। तो उसी की मदद से हम लोग, मैंने ऐसे ही बता दिया, इमेजिनरी शब्द देखा तो मुझे बताने का मन हो तो मैंने बता दिया, इतना डीप आपको जाना नहीं है। अभी हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब इतना डीप जाएंगे। तो इमेजिनरी नंबर्स, देयर इज नो एग्जिस्टेंट नंबर्स assume for calculation, फॉर एग्जाम्पल -√3 -√6 इन 4 -√3। अभी -√1 का वैल्यू i होता है, ये क्या होता है हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अभी आ जाते हैं इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स तो आप सबको पता ही होगा, दैट एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर। ऑड नंबर उसका अपोजिट, दैट नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और ये आपको याद रखना होता है सम ऑपरेशंस की, दो ऑड नंबर को जोड़ के हमको हमेशा एक इवन नंबर मिलते हैं, और माइनस करके भी इवन नंबर ही मिलेगा। दो इवन नंबर को अगर प्लस माइनस करेंगे तो इवन मिलेगा। एक इवन को अगर प्लस माइनस करेंगे तो आपको ऑड मिलेगा। एक इवन मतलब 3, अगर ऐसे n टर्म्स तक आप इवन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। उसी के तरीके से ऑड को करेंगे तो इवन मिलेगा, इफ n इज इवन ऑड मिलेगा, इफ n इज ऑड। ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप और इवन इंटू ऑड करते हैं तब आपको इवन मिलेगा, इवन इंटू इवन करेंगे तब भी इवन मिलेगा, और इवन इंटू इवन इवन ऐसे करेंगे तो इवन मिलेगा, और ऑड इंटू ऑड ऐसे करेंगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। तो ये बेसिक फंक्शंस है जो हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग द ऑपरेशंस की, दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, दो ऑड नंबर को प्लस करने से क्या मिलेगा। ये आपको देख के पता चल जाएगा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमको सब यहाँ पे दिया गया है, किसी भी नंबर को जोड़ के माइनस करके उसका नेचर क्या होगा वो हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका एक फॉर्मूला है, सम फॉर्मूलाज देयर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन नंबर सिस्टम। अभी ये सब तो बेसिकली एवरेज जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, उसके पहले भी मैं एक बार दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आ ही गया है। तो देखिए, किसी भी नंबर्स को अगर आपका उसका मतलब निकालना है 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n तक आपको निकालना है, मतलब आपको 1 से लेके सपोज 100 तक उसका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। n आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, उससे आप लोग आ जाएगा। अगर उसका स्क्वायर दिया गया है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो आप उसका कैसे सम निकालेंगे, उसको निकालेंगे हम लोग n इंटू एन प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और उसका अगर क्यूब दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, तब हम लोग लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। और वैसे ही सम ऑफ द फर्स्ट odd numbers is n square, sum of the first even number is n into n plus 1, और highest power of n is ये आपका greatest number है, greatest integer है m divided by n plus m divided by n square plus m divided by n t, where x represent the greatest integer less than or equal to x, मतलब जो आपका नंबर होगा उसके उसको छोटा होना होगा।
रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। तो अभी हमको पता है 1 और 50 के बीच में ऑड नंबर 25 आएगा, तो हमको n का वैल्यू मिल गया 25, उसका सम बोला गया है, सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर होता है, n आपके पास 25 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 625 आएगा, यही होगा आपका आंसर। इसी तरीके से हम लोग किसी भी दो नंबर के बीच में जितना ऑड नंबर है, जितना इवन नंबर है, उसको हम लोग उसका सम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सेकेंड देखिए, वैसे ही मैं अगर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि हमारे यहाँ पे मार्च से आपका वो एनडीए और सीडीएस 2 के रिगार्डिंग जो आपका बैच शुरू होगा जो एग्जाम होगा आपका सितंबर में, उसके रिगार्डिंग आपका जो कोर्सेस है वो चालू हो जाएगा मार्च में से ही। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो हमारे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स, मैथ्स हो गया, जीएस वगैरह हो गया, इंग्लिश वगैरह हो गया, सबको आपको गाइडेंस मिलेगा। तो इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन कॉल at that number or you can visit www.avigyanacademy.com, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, क्या हो गया, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये वाला देखते हैं, वह तो देख लिया हमने, एक ही आ रहा है बार बार, हाँ ठीक है, ये देखिए एक बार नंबर्स का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नंबर्स का प्रॉपर्टी मतलब वही होता है कि हम लोग कैसे एक यूनिट डिजिट का जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, यूनिट डिजिट का नंबर आपको पता करना होता है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर 2 to the power समथिंग, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर 5 to the power समथिंग, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर 7 to the power समथिंग। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, देखिए उसके लिए हमको पढ़ना होता है एक साइक्लिसिटी। तो हम लोग एक ब्लैंक पेज देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए एक साइक्लिसिटी होता है। साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं एक बार मेथड्स की मदद से आपको सम अप करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए साइक्लिसिटी जो होता है आपका, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट विथ 2। अगर मैं आपको बताऊं 2 to the power 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 to the power 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 to the power 3 कितना होता है, 8 होता है। और 2 to the power 4 होता है आपका 16। 2 to the power 5 होता है आपका 32। इसके बाद अगर जो भी आपका नंबर आएगा ना, मैं लिख ही देता हूँ, 2 to the power 64 आएगा। क्या देख पा रहे हैं आप लोग, ये रिपीट हो रहा है, देखिए 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब इसके बाद में जो आएगा वो 8 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, ऐसे ऐसे करके मतलब ये साइकिल जो है ना ये रिपीट हो रहा है। कितने समय बाद, 1 2 3 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 3 के लिए करेंगे या 7 के लिए 8 करेंगे, इन सब का सर्कल आपका साइक्लिसिटी आपको 4 ही मिलेगा। मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसके लिए हमको साइक्लिसिटी हमेशा 4 ही मिलेगा। तो ये हम लोग क्यों पता कर रहे हैं, देखिए पता करने का भी एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वही है कि हम लोग कैसे निकाल पाए किसी भी नंबर का पावर में यूनिट डिजिट क्या आएगा। एक क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह हो गया साइक्लिसिटी जो आपको समझ में आ गया। एट दिस टाइम आई एम ओनली टेलिंग यू अबाउट 2 3 and 7 8, बाकी नंबर्स को अभी भूल जाइए। तो देखिए क्वेश्चन शायद हमारे पास होगा एक, हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट डिजिट ये वाला तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं डाला शायद, एक क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए अगर मिल जाता है तो। नहीं है, ठीक है, मैं आपको खुद से दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। देखिए मेरा जो मतलब था कि मैं क्यों कर रहा था ये, उसका ऑब्जेक्टिव यही था। सपोज हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 2 to the power सपोज 212। हमको पता करना है वो 213 लिख लीजिए। We have to find what is in the unit digit of this, what is in unit digit of this number। क्या करेंगे, इसको 213 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, साइक्लिसिटी जो मैंने आपको बता ही दिया 2 3 7 8 के लिए साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। तो हमको क्या करना होता है, जो पावर है ना, पावर को हमको 4 से डिवाइड करना होता है। कितना मिलेगा आपका, 4 5 20, 1 आएगा, 3 आएगा, 12, मतलब 1 मिला ना आपको रिमाइंडर,
तो मतलब 2 टू दी पावर 1 लिख दीजिए, जो रिमाइंडर है वही पावर पे लिख दीजिए, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब इस नंबर के जो यूनिट डिजिट में वो आपको 2 नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा ना उसका यूनिट डिजिट में आपको 2 मिलेगा। तो यही उसका ऑब्जेक्टिव था साइक्लिसिटी का। इसी तरीके से आप कर सकते हैं 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। इन तीनों के लिए आप लोग, इन चारों के लिए आप लोग यही मेथड यूज कर सकते हैं, टू फाइंड द नंबर इन द यूनिट डिजिट रिगार्डिंग पावर्स। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अगर सपोज 2 1 2 होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, तो भी मैं सबसे पहले 4 से डिवाइड करता, मैं देखता क्या मिलता, मुझे मिलता रिमाइंडर 0, मतलब ये तो कंप्लीटली चला गया। तो क्या अभी मैं किया 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर रिमाइंडर 0 है, क्या मैं 2 टू दी पावर 0 लिख दूं? मैं बोलूंगा नहीं लिखूंगा। जब भी रिमाइंडर 0 मिले या कि वो जो पावर में जो नंबर रहेगा वो 4 से डिविजिबल हो जाए, तो आपको क्या करना होता है, पावर में 4 लिख देना होता है। 16 आएगा, इसका यूनिट डिजिट में 6 आया ना, तो मीन्स दैट इसके जो यूनिट डिजिट में आपको 6 ही मिलेगा, इसके यूनिट डिजिट में भी आपको 6 ही मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हाउ कैन वी फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर्स टू द पावर समथिंग। तो ऐसे तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला ना 3 7 8 के लिए भी एक ही रहेगा, तो मतलब 3 टू दी पावर समथिंग हो गया, 7 टू दी पावर समथिंग हो गया, 8 टू दी पावर समथिंग हो गया, उसके लिए भी हम लोग सेम ही अप्रोच दिखाएंगे। एक बात मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दूं, सपोज हमारे पास नंबर है 2 4 3 2 5 2 टू दी पावर 5 7 2, इसके लिए भी हम लोग वही अप्रोच दिखाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ यही नंबर कंसीडर करना होता है, इनको हमको देखना ही नहीं है। We will only consider 2 to the power 572, फिर हमारा वो अप्रोच, उसके मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अभी तो मैंने आपको बता दिया 2 3 7 8, बाकी नंबर्स का क्या। सपोज मैं अभी देखता हूँ 4 का, साइक्लिसिटी ऑफ 4 और 9 को हम लोग एक साथ देखेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9, 4 का क्या आएगा सबसे पहले मुझे बताइए। 4 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 करेगा तो 16 आएगा, 64 आएगा, 256 आएगा। देखिए क्या देख रहे हैं आप लोग, ओनली 2 नंबर्स इन द यूनिट प्लेस, या तो वो 4 है या तो वो 6 है, या तो वो 4 है या तो वो 6 है। तो एक बात तो पक्का है कि यूनिट डिजिट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा 4 के लिए। अभी देखना है रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए जब भी जो पावर है वो इवन निकल के आ रहा है, तब क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। देखिए, और जब भी वो नंबर ऑड आ रहा है तो उसका जो यूनिट प्लेस है वो 4 निकल के आ रहा है। तो वी कैन कंक्लूड दैट इफ पावर जो है ना आपका, पावर अगर आपका ऑड हुआ तो जो यूनिट प्लेस में डिजिट आएगा वो आपका 4 आएगा, और पावर अगर इवन आया तो जो यूनिट डिजिट में आपका नंबर आएगा वो आपका 6 आएगा। बस यही देखना है। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर पावर ऑड है तो यूनिट में 4 आएगा, पावर इवन है तो यूनिट में आपका 6 आएगा। 9 के लिए उसी तरीके से देखते हैं हम लोग, 9 1 9, 81, 729, 6561। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, या तो 1 है या तो 9 है, और कोई भी नंबर नहीं है, 1 और 9 ही आ रहा है। उसी तरीके से अगर देखेंगे आप लोग, अगर पावर इवन में है तो हमको आपका 1 मिल रहा है, पावर ऑड में है तो 9 मिल रहा है। तो वी कैन कंक्लूड दैट इफ पावर ऑड है या फिर इवन है, ऑड हुआ तो आपको मिलेगा 9 मिलेगा, और इवन हुआ तो आपको मिलेगा 1। तो ये किसके लिए है, ये है आपका 9 के लिए। 4 और 9 के लिए बस यही याद रखना है आपको। 4 के लिए अगर पावर ऑड में रहा तो यूनिट प्लेस में 4 आएगा, अगर पावर इवन में रहा तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा। सिमिलरली 9 के लिए अगर पावर ऑड में रहा तो 9 आएगा, पावर अगर इवन में रहा तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा इन द यूनिट डिजिट प्लेस। ये आपको अभी पता चल गया, ठीक है।
तो हम लोगों ने कौन सा नंबर देखा, हम लोगों ने देखा 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, 0, 1, 5 और 6। ठीक है, 0, 1, 5, 6 इनको हम लोग बोलेंगे इनको हम लोग बोलेंगे मैजिक नंबर्स। We'll call this type of numbers are magic numbers। क्यों मैजिक नंबर्स? इस 0 को देखो, क्या 0 का तो कुछ नहीं है। 1, 5, 6 को अगर आप लोग देखते हैं ना, किसी भी स्क्वायर ले ले, 1 to the power 729 ले लीजिए, या 5 to the power 1000 ले लीजिए, 6 to the power 4000 ले लीजिए, हमेशा यूनिट में इस पे 6 ही आएगा, यूनिट पे 5 ही आएगा, इसमें 1 ही आएगा, बस। इसलिए हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं, ये सेम ही रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ से तो आएगा नहीं, क्वेश्चन आपको 2 से ही ज्यादातर क्वेश्चन मिल सकता है। 2 to the power समथिंग क्या होता है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 4 और 9 को आप लोग देख के पता कर सकते हैं, लेकिन 4 के लिए हम लोग 2 और 3, 7, 8 के लिए आपको पेन कलम निकालना होता है, आपको करके देखना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो आपका 2, 3, 7, 8 से ही आ जाता है। तो आई होप किसी भी पावर का यूनिट डिजिट, किसी नंबर का पावर का यूनिट डिजिट में क्या आएगा आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन नाउ सोल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर दिस टू द पावर समथिंग। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यही खत्म करते हैं। तो अभी पिछले वाले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी की मदद से एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड देन ऑब्टेन रिवर्सिंग इज 27। हाउ मेनी सच these 2 डिजिट नंबर्स आर देयर? तो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू फॉर्म ए 2 डिजिट नंबर? तो मैं लिख लेता हूं, लेट 2 digits are x and y। मैंने लिख लिया था 2 digits are x and y। अभी मैं अगर बोलूं x मेरे 10 प्लेस में है और y यूनिट प्लेस में है, तो नंबर क्या होगा आपका नंबर निकल के आएगा 10x plus y। समझ में आया? अभी देखिए 26 को आप लोग क्या लिखते हैं, 2 into 10 प्लस 6 into 1 करते हैं ना, तभी तो आपको 26 मिलता है ना। उसी तरीके से x 10 डिजिट 10 प्लेस में है, तो 10 into x, y into 1 y। इसको रिवर्स करने को बोला गया है, मतलब न्यू नंबर। इसको रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 10y plus x, ये मिलेगा। बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड देन ऑब्टेन रिवर्सिंग इज 27। मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है हमारे पास, -10y plus x। इन दोनों नंबर का डिफरेंस अपने पास दिया गया है 27। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10x plus y minus 10y minus x 27, 9x आएगा minus 9y आएगा इक्वल टू 27। ये x रहेगा, ये माइनस y रहेगा, 3 रहेगा, 9 से मैंने काट दिया, तो मुझे मिला x इक्वल टू 3 प्लस y। अभी देखिए एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा y, यहाँ पे मैं लिखूंगा x। देखिए सबसे पहले मैं y का वैल्यू क्या रखूं, मैं y का वैल्यू 0 रख सकता हूँ। 2 डिजिट नंबर बोला गया है ना, हाँ बिल्कुल 0 हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, 0 नहीं लिख सकता क्योंकि वो रिवर्स करेगा ना। मैं अगर 20 लिख लूं तो 20 को अगर रिवर्स करूं तो 02 आ जाएगा, तो वो तो 1 डिजिट नंबर रह जाएगा ना। हमको तो 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो मैं 0 नहीं लिखूंगा, मैं 1 से लिखूंगा। 1 लिखूंगा तो x क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। 2 लिखूंगा तो x कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। 3 लिखूंगा तो x कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 4 लिखूं तो 7 मिलेगा। 5 लिखूं तो आपको मिलेगा 8। उसी तरीके से मैं अगर 6 लिखूं तो आपको मिलेगा 9। 7 मैं नहीं लिख सकता क्योंकि जब भी मैं 7 लिख दूं ना तो मुझे x का वैल्यू 10 मिल जाएगा, तो ये अपने आप में ही एक 2 डिजिट नंबर हो गया। तो उसके साथ मिलके तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, तो मुझे यहाँ तक ही लिखना है, 7 मुझे नहीं लिखना है। अभी पूछा वही गया है, हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, कितना पेयर मिला आपको, 1 2 3 4 5 6, तो कितने पेयर है वहां पे, 6 पेयर्स। मतलब आपको 6 2 डिजिट नंबर ऐसा मिलेगा जो कि रिवर्स करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस होगा 27।
तो इस तरीके से ऐसे सवाल को हम लोग टैकल करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए क्या है अपने पास, डिविजिबिलिटी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डिविजिबिलिटी का, आप सबको पता होता है। डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग देख के कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल जाएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड जाएगा, ये नंबर 4 से डिवाइड जाएगा एंड सो ऑन। तो नंबर को देख के ही आपको पता होना होगा कि ये नंबर इस नंबर से, इस पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड जाएगा, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो उसके लिए आपको देखना होता है, देखिए वो मैंने पहले ही बोल दिया क्या, डिविजिबिलिटी नहीं था ये। हाँ ये वही है, पहले डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, फिर यूनिट डिजिट का हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। हाँ ये जीरो वाला हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग डिविजिबिलिटी, जैसे मैंने बोल दिया ना, तो डिविजिबिलिटी पहले देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये नंबर करेंगे। हाँ ये डिविजिबिलिटी पहले देख लेते हैं, उसके बाद वापस से आगे जाएंगे। तो देखिए किसी भी नंबर को अगर 2 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करना होता है तो क्या करते हैं, ए नंबर दैट इज इवन और ए नंबर whose last digit is an even number, it means 0 2 4 6 8, वो 2 से डिवाइड जाएगा। इवन नंबर का डेफिनेशन ही वही होता है ना, एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो 2 से डिवाइड जाने के लिए उस नंबर को इवन नंबर होना होगा। 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 के लिए द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब हमारे पास एक नंबर है सपोज 4 3 7 1, इसको अगर आप लोग देखेंगे 4 + 3 + 7 + 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 15 मिलेगा आपको। इस दिस 15 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब अगर इसका सम 3 से डिवाइड जा रहा है तो दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे हम लोग 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। 4 के लिए आसान है, द नंबर्स फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर एनी नंबर देयर एंड द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 एज वेल। 5 के लिए इफ in the unit place there is 0 and there is 5 then the number is divisible by 5। 6 के लिए a number that is divisible by both 2 and 3, any number that is divisible by 2 as well as 3 must be the both two numbers। it means only 2 होने से भी नहीं होगा, only 3 होने से भी नहीं होगा, the number should be divisible by 2 and 3, then that number is also divisible by 6। 7, subtracting twice the last digit of the number from the remaining digits gives the multiple of 7। अगर आप लोग एक नंबर लेते हैं, उसका जो लास्ट का जो डिजिट है उसका ट्वाइस लेते हैं और बाकी नंबर से उसको अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो रिमेनिंग मिलेगा उसको अगर आपको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, then the whole number is then the whole number is also divisible by 7। 8 के लिए 8 को आपको 4 जैसा ही देखना है, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट। 4 के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, 4 के लिए हम लोगों ने देखा नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स, बट 8 के लिए द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स। अगर नंबर जो लास्ट का 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड जा रहा है तो द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 8। 9 के लिए 9 तो 3 का भाई ही है, देखिए सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर दो सम हो गया, जैसे कि हम लोगों ने 3 के लिए देखा था, 3 के लिए जैसे हम लोगों ने देखा, 9 के लिए अगर आप लोग वो नंबर का सम ले लेते हैं, डिजिट्स का सम ले लेते हैं, उस डिजिट के सम को अगर आप लोग 9 से डिवाइड कर पा रहे हैं, इट मींस दैट द होल पार्टिकुलर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9 एज वेल। ओके, देन 10 तो आपको पता ही है, इफ इन द यूनिट प्लेस देयर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। 11 के लिए देखिए, the difference of the sums of the alternative digits of a number is divisible by 11। it means that the difference of the sums, मतलब अगर मैंने आपको नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, इसमें अल्टरनेट मतलब क्या, 1 है 3 है 5 है और 2 है 4 है। 1 3 मतलब 4 + 5 9 minus 2 + 4 8 1। if this number is particular number is divisible by 11 then you can say that the whole number is divisible by 11 as well। 12 के लिए a number that is divisible by 3 and 4, जैसे कि हम लोगों ने 6 के लिए देखा था, any number that is divisible by 2 and 3 is also divisible by 6। particularly for 12 as well, any number that is divisible by 3 and 4 then the number is also divisible by 12। 13 के लिए for any given number to check if it is divisible by 13 we have to add 4 times of the last digit of the number to the remaining number and repeat the process until you get a 2-digit number। now if the remaining 2-digit number is divisible by 13 then you can say that the total particular number is divisible by 13 as well।
13 से वैसे हमको इतना लगाव है नहीं 13 12 से, हम लोग अगर 11 तक भी कर लेते हैं ठीक से, that it is more than sufficient for competitive examination to understood or to remember the divisibility criteria from 2 and 11 is very very important. तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी का रूल। इसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो हमने पहले क्वेश्चन छोड़ा उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो देखिए एक बात तो चाहिए, एक बात तो मतलब आपको भी मानना होगा कि when you get any guidance then it is pretty much simpler to tackle any type of competitive examination. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम ना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को कुछ ऐसा पर्टिकुलरली ऐसे डिविजिबिलिटी हम लोग रूल याद नहीं करते तब भी हमको चल जाता था, वी कैन गो विद द कॉन्सेप्ट, वी कैन डिवाइड एज वेल, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा ना, यू विल नो द बेसिक डिटेल्स, द पर्टिकुलर डिटेल्स, द क्रूशियल डिटेल्स टू टैकल ए नंबर, टू टैकल ए क्वेश्चन। तो उसके रिगार्डिंग आप जब किसी के गाइडेंस लेते हैं देन यू विल गेट दैट सम शॉर्ट टिक्स बोल लीजिए, शॉर्टकट्स बोल लीजिए, एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस नोट्स। ऐसे आप लोग अगर जब आपको मिलेगा देन यू विल, इट इज सो मच इजियर टू गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उसी के रिगार्डिंग आवर न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च, सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या था। How many 5-digit prime numbers can be obtained by using the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repeating the digits? It means that there are some digits. Digits are 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 digits there. We have to form any number using this 5 digit. One condition is there, digits should not be repeated. One more condition, the number would be prime. अभी देखिए ये नंबर अगर आप लोग देखेंगे, मैं तो किसी भी नंबर को लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं अपने हिसाब से कई नंबर लिख सकता हूं। लेकिन जब भी आप लोग इस 5 नंबर से नंबर बनाएंगे ना, आप लोग एक काम कीजिए, इसका साम ले लीजिए, क्या होता है, क्या आएगा 9, 12, 14, 15 आएगा। तो ये 14 तो 3 से डिवाइड जा रहा है ना, मतलब आप लोग अगर इस 5 नंबर को लेके किसी भी नंबर को बना लीजिए, दैट पार्टिकुलर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। सम को 3 से डिवाइड जा रहा है ना, सो दैट पार्टिकुलर नंबर that is formed by using these 5 digits will be divisible by 3 as well. If the number is divisible by 3 then the number is no longer a prime number. प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, one is 1 and the number itself, but there is a 3 फैक्टर ना। इस 5 नंबर्स को लेके आप कुछ भी नंबर बना लीजिए, उसके लिए 3 तो एक फैक्टर रहेगा ना, इट मींस दैट exceeds the number of factors should be there for a prime number. So I can say that there are no prime numbers if I make any number using these 5 digits. If I make any numbers using these 5 digits, I will get no prime numbers. It means इसका आंसर कितना होगा, the answer will be 0. प्राइम नंबर इसलिए दिया गया है यहाँ पे, because there are no prime numbers if I make any numbers using these 5 digits. ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने किसकी मदद से किया, we solved this question by using our divisibility criteria. Check whether 998 is divisible by 9 or not. आपको चेक करना है 998 को 9 से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 9 के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, नंबर को जोड़िए, और कितना 26 is not divisible by 9. It means that the total number is not divisible by 9. इसको भी 9 से आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि the sum of the digits are not divisible by 9, so the total number is not divisible by 9. तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद भी एग्जांपल लेके ऐसे चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया की मदद से whether a number is divisible by any particular number or not. Okay. इस सेक्शन पे हम लोग आएंगे, उससे पहले जो हमने छोड़ा था वो देख लेते हैं। सबसे पहले
हाँ, ये वाला टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोग, मैं बता दूंगा आपको टॉपिक क्या है अपने पास। हमको देखना आता है हाउ मेनी जीरोस ना। हाँ, ये वाला देखिए एक बार। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी नंबर का पावर में अगर 2 टू द पावर समथिंग हुआ, 3 टू द पावर समथिंग हुआ एंड सो ऑन, उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। हमको आप देख के बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा अगर वो पावर में हो। लेकिन ऐसा हुआ तो, और ये तो पावर में ही है, सॉरी मैं गलत बोल गया कुछ, शायद एक और क्वेश्चन है जीरोस का है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं बता ही दे रहा हूँ। अगर मैंने बता दिया तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये तो पावर में ही है, तो इसको नहीं देखना है आपको, जो मैंने अभी बताया। अगर सबको सबको सपोज हमको पता करना है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द नंबर 55 इंटू 42 इंटू 31, तो हमको सिर्फ इसका जो यूनिट डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10, जीरो है ना, तो इसके रिगार्डिंग आपका जो यूनिट डिजिट आएगा उसमें भी जीरो आएगा। मतलब इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट टू फाइंड व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये तो हम लोगों ने कर ही दिया था आपको। मैंने बोला था आपको हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 5 टू 4 टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 16। ठीक है, आपको क्या देखना होता है, दिस इज इसका पावर ये देखना होता है 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। करके जो भी मिलेगा आपको उसको 4 से डिवाइड करना होता है। देन यू हैव द रिमाइंडर, देन टेकिंग द remainder as power of 2 you will get the answer, then that answer will be your unit digit number of this particular question। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। Now move to the second question. It is very important question for competitive examination point of view. How many zeros are there at the end of 1 into 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 30 into 35 into 40 into 45 into 50 into 55 into 60? Not 603, it is 60. It should be 60 there. Okay, so how can you find a number of zeros of a particular multiplicative number? देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को 1 रहने दीजिए, 5 को 5 रहने दीजिए। What I going to say, I am going to prime factorize all the numbers. 15 can be written as 5 into 3, 20 can be written as 5 into 2 into 2, 25 can be written as 5 into 5, 30 can be written as 5 into 2 into 3, 35 can be written as 5 into 7, 40 can be written as 5 into 2 into 2 into 2, 45 can be written as 5 into 3 into 3, 50 can be written as 5 into 5 into 2, and 6 क्या हो गया, 50 हो गया ना, हाँ 55 can be written as 5 into 11 and 60 हो गया आपका 5 into 2 into 2 into 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई जस्ट प्राइम फैक्टराइज ऑल द नंबर्स देयर। नाउ हमको क्या करना होता है, वी विल ओनली कंसीडर द 5 एंड 2, वी विल नॉट कंसीडर अदर प्राइम नंबर्स, वी विल ओनली कंसीडर 5 एंड 2। यहाँ पे देखिए 5 कितने बार है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 5 है आपका 13 बार। So I can write it as 5 to the power 13। 2 कितने बार है देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 है 10 बार, 2 कितने बार है 10 बार, और 5 है आपके पास 13 बार। अभी आपको देखना होता है 5 और 2 के पावर में सबसे छोटा पावर किसका है, 5 का है या 2 का है, 2 का है, बिकॉज यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है, तो आई नो दैट 10 इज लेस देन 30। जो भी आपका लेस देन पावर रहेगा ना वही आपका होगा आंसर। मतलब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे 10 जीरोस रहेगा, ये आपको पूछा गया था। तो what we have done, that we just demonstrate the whole number in prime factorization, then I
select only the 5 powers and only the 2 powers. Then I compare the number of powers 5 have and the number of powers 2 have. The smallest power will be our answer. Either it would be in 5, either it would be in 2. But the smallest number we will consider, that smallest number will be our answer, and we will say that that number of zeros are in the given questions. तो ऐसे तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं हाउ मेनी जीरोस आर देयर. तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा. Now see, what is the remainder when 15 into 17 into 19 is divisible by 7? ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी. What is in the remainder? What is in the remainder when 15 into 17 into 19 is divisible by 7? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, इंपॉर्टेंट है तो हम लोग देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास. 7 से डिवाइड करना है. यस और नो? यस. सबसे पहले 15 को डिवाइड कीजिए तो 7 से कितना होगा? 7 2 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा. 1 को यहाँ लिख दीजिए. 17 को अगर करेंगे वही है, 7 2 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा. 19 को करोगे तो 7 2 14, 5 रिमाइंडर आएगा. मतलब आई गेट 15/7. इसको अगर करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 2 14, रिमाइंडर आएगा 1. मतलब हमारा जो इसका आंसर रहेगा ना, इसका आंसर भी 1 ही रहेगा. क्या क्या समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिवाइड 15/7, आई गॉट रिमाइंडर 1. आई डिवाइड 17 डिवाइडेड बाय 7, आई गॉट रिमाइंडर 3. आई डिवाइड 19 डिवाइडेड बाय 7, आई गॉट रिमाइंडर 5. I multiplied the remainders, I got 15 divided by 7. When I divide 15 by 7, I got 1 as remainder. That 1 is our result. When 15 into 17 into 19 is divided by 7, 1 will be the remainder. ऐसे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. सॉरी. What is the remainder when 8 to the power 100 is divisible by 7? हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मतलब थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. What is the remainder of 8 to the power 100 is divisible by 7? हम लोग देख लेते हैं. 8 to the power 100 मतलब क्या होता है? देखिए तो 8 into 8 into 8 into ऐसे करके 100 टाइम्स आ रहा है ना. यही होता है 8 to the power 100 डिवाइडेड बाय 7. 8 to the power 100 मतलब यही हो रहा है ना. जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमको इसको डिवाइड करना आता है. कितना होगा रिमाइंडर? 1. इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1. मतलब 1 ही रहेगा, हमेशा 1 ही तो रहेगा ना रिमाइंडर. 100 टाइम्स आए या 1000 टाइम्स आए, 1 के साथ अगर 1 मिले, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट 1. मतलब 1/7. 1/7 आपको मिला तो रिमाइंडर होगा आपका 1. तो अगर इसका रिमाइंडर 1 हुआ तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? 1 ही होगा. जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाला क्वेश्चन किया था. So with this concept or with this method, we can solve any number remainders when the number is divided by 7. So I hope ये concept भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. We already studied the divisibility. ये तो मैंने आपको बता दिया. ये भी हम लोगों ने कर लिया. We solved this as well. Now we move to the very important part, HCF and LCM. Not very important but somehow important, HCF and LCM. देखिए, जब हम लोग स्कूल पे थे, हम लोगों ने पढ़ा होगा HCF और LCM के बारे में. यस और नो? सब बच्चों ने पढ़ा होगा व्हाट इज HCF, व्हाट इज LCM. हम सबको पता है HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं. We all know these things. Now see, HCF is called the greatest common divisor. HCF is called highest common factor और greatest common measure. GCM भी बोलते हैं, greatest common divisor भी बोलते हैं, GCD बोलते हैं उसको. बट HCF मतलब highest common factor, LCM मतलब lowest common multiple. तो ये तो हम सबको पता है HCF और LCM हम लोग कैसे निकालते हैं. We can use the prime factorization method to find the LCM or find the HCF of the
टू नंबर्स। हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं। कॉन्सेप्ट बोलता है HCF into LCM of two numbers always give the product of the two numbers. If you multiply the HCF and LCM of any two particular numbers, then it will be equal to the product of the two particular numbers. Product of n numbers equal to LCM of n numbers into product of the HCF of each possible pair. यह हमको पता होना होता है। Then if the ratio of numbers is A is to B and H is HCF of the numbers, then the LCM of the numbers will be H into A into B and will be equal to the HCF of product of the two ratios. ठीक है, ये वाला अप्रोच स्टेटमेंट से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इफ आई टेल यू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 और 3, you can easily find the LCM of 2 and 3. But if I tell you find the LCM of 1 by 2 and 1 by 3, you might take some time to find the LCM और HCF of fractions. तो उसके लिए भी रेडीमेड फॉर्मूला है। HCF of fraction कैसे निकालते हैं। सबसे पहले you have to find the HCF of the numerator, then you have to find the LCM of the denominators. First of all, find the HCF of numerator, then find the LCM of denominators, and the answer you will get will be the HCF of the given fraction. ठीक है। Similarly for LCM of the fraction as well, first of all consider the LCM of numerators, then consider the HCF of the HCF of the denominators. When you get the LCM of numerators and when you get the HCF of denominators, then you will get the LCM of the fraction as well. So ये आपको याद रखना होता है। How can we find the HCF or LCM of two given fractions? I hope ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग ये वाला पे आएंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए हम लोग। फाइंड द HCF ऑफ 16.5, 0.45 एंड 15। इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। हमको निकालना है HCF 16.5, 0.45, 15। प्रॉब्लम वही है, पॉइंट है यहाँ पे, बट हमको तो होल नंबर का निकालना होता है ना। तो कन्वर्ट दिस टू इन होल नंबर। कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिए आप लोग। HCF का you have 16.5, you have 0.45 and you have 15. Multiply the three numbers with 100, then it will become 1650, it will become 45, it will become 15. So now I got three whole numbers, HCF of 1650, 45 and 15. तो अब हम लोग आसानी से इसका HCF निकाल सकते हैं। जो भी HCF आपको मिलेगा, divide that HCF divided by 100, then you will get the HCF of these three numbers. इसी तरीके से हम लोग पॉइंट का भी HCF निकाल लेते हैं। आपको समझ में आया होगा फ्रैक्शन का HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, एंड आपको समझ में आया होगा हम लोग पॉइंट्स का एलसीएम कैसे HCF कैसे निकालते हैं। एलसीएम के भी सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दैट डेसिमल्स टू होल नंबर्स, देन गेट द एलसीएम और HCF, देन डिवाइड द LCM of HCF with that particular number that you have multiplied with this decimals. Okay, in this way you can get the HCF of LCM of any decimals. इस क्वेश्चन पे आते हैं। Ratio of two numbers is 2:3 and their LCM is 54. Find the sum of the two numbers. देखिए रेशियो में दिया गया है, ratio of two numbers is 2 and 3. So I consider the two numbers be 2x and 3x. Okay, I consider the two numbers are 2x and 3x. Now take the LCM of this. LCM of 2x and 3x will give you 6x. So from our assumption I got the LCM 6x, but according to the question the LCM is 54, but we take the LCM of same numbers na, so it means that 6x will be equal to 54. So I get x is equal to 9. If I get x is equal to 9, then I get the two numbers. 2x equal to 2 into 9 18, 3x is equal to 3 into 9 27. So I got the two numbers as 18 and 27. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है,
मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। हाँ ये वाला देखिए, the LCM of two numbers is 1920 and their HCF is 16. If one of the numbers is 128, find the other number. हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे। हम लोगों को पता है प्रोडक्ट ऑफ A, B, where A, B are any particular number will be equal to HCF of A, B into LCM of A, B. We all know this formula. Now, एक नंबर को तो आपके पास है शायद, that number one number is 128. One number is 128. Other number आपको निकालना है. Let the other number be x. इन दोनों का आपका HCF दिया गया है 16. LCM दिया गया है आपका 1920. Now put this things in the formula. Product of A and B मतलब 128 into x. HCF into LCM मतलब 16 into 1920. So I get x is equal to 16 into 1920 divided by 128. When you solve this, you will get the answer. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सोल्व करने नहीं बैठूंगा क्योंकि वहां पे बहुत टाइम, वहां पे भी टाइम जाएगा ना, तो आप लोग खुद से भी ये सॉल्व कर सकते हैं. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अवॉइड दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स विल इक्वल टू द HCF ऑफ दैट टू नंबर्स इनटू द LCM ऑफ दैट टू नंबर्स. देखिए आप लोगों को पता होगा CDS और NDA CDS में 3 पेपर होता है, NDA में 2 पेपर होता है. तो उसके रिगार्डिंग आप हमारे वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो हमारे वेबसाइट में आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, हाउ UPSC कंडक्ट दोस टू एग्जामिनेशन, उसके रिगार्डिंग क्या क्या मतलब सिलेबस है, कैसे पढ़ना होता है. अब सबको वहाँ हमारे जो वेबसाइट है अभिज्ञान अकेडमी, वहाँ पे आप सबको मिल जाएगा. उसके बावजूद आपको अगर कोई क्वेरी हो, अगर एडमिशन के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेरी है या फिर आप लोग हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं जो कि आपका मार्च से स्टार्ट होगा, उसके लिए आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज ऑल बेस ऑफ आवर बेसिक नंबर सिस्टम. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया. मैं एक बार फिर से समरी दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. उसके बाद हम लोग आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा टाइम एंड वर्क, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा नंबर्स के बारे में. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. होल नंबर्स आर देयर, वेरी सॉरी, नेचुरल नंबर्स आर देयर. उसके ऊपर आपका होल नंबर, उसके ऊपर आपका इंटीजर्स, उसके ऊपर आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उसके ऊपर आपका जो सबको मिला के बोलते हैं रियल नंबर्स. उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने साइड में इमेजिनरी नंबर भी देख लिया था. तो ये सब हम लोगों ने देख लिया, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल इरेशनल, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा इवन नंबर, हम लोगों ने देखा ऑड नंबर, हम लोगों ने प्राइम नंबर भी डिस्कस किया. वी हैव ऑल्सो डिस्कस द कंपोजिट नंबर. These are the very basic things of number system. We all have discussed this. Then हम लोगों ने साइक्लिसिटी के बारे में पढ़ा. साइक्लिसिटी के मदद से we can find the unit digits of any power to the power a to the power something. यूनिट डिजिट ऑफ किसी भी पावर का कैसे निकालते हैं वो पढ़ा. We have also studied about how we can find the unit digit of some numbers, suppose 5 into 21, 52, 53, 54. How can you find the unit digits of these types of numbers? Then we will study about divisibility rule. Then we found how many zeros are there. कैसे निकालते हैं, how many zeros in a given number. We have studied this as well. और हम लोगों ने LCM HCF के बारे में भी पढ़ा. LCM HCF के हम लोग जो रिलेशन है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया.
these are the very basic things of number system. If you go to the PYQs, you will get the total concept how can we attempt the question. मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे अप्रोच दिखाया है, कैसे कैसे हम लोग अप्रोच डालते हैं to find the answer, to find the solution of the question that are asked in the many type of competitive examination like CDS, NDA. So regarding this, our first chapter number system is completed. We have studied the very basic things. We have studied all more and less all the important things of number system. ये आपको देखना होगा, and you are aware, you should be aware with the tricks, you should be aware the short tricks, the concept, then more practice, then you will get the effective mark. एक बार याद रखिएगा आप लोग, अरिथमेटिक में जो प्रॉब्लम रहता है कि हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन इन शॉर्टेस्ट ऑफ टाइम, देन उसके लिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह जानना होगा. हाउ कैन वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन, इसके लिए आपको ये सब जानना होगा. तो इसके लिए हम लोगों ने आज थोड़ा बहुत सब कुछ ही डिस्कस कर लिया. थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी देखा. तो एक बार आप लोग घर में भी ठीक से पढ़िएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते देखिएगा, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा. देन आप लोग कह सकते हैं कि हाँ मैथ्स में मेरा पकड़ आ रहा है, आई कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ वन क्वेश्चन. तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम. ठीक है, ठीक है, नंबर सिस्टम तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. वही है जैसा कि हम लोगों ने बताया था, जिस 10 अभी फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च से हम लोग लग जाएंगे नेक्स्ट सेशन का जो सीडीएस और एनडीएस 2 हो एनडीए 2 सॉरी सीडीएस और एनडीए 2 होगा सितंबर में. उसके लिए हम लोग मार्च से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. हमारे यहाँ पे आपको डेली क्लासेस तो मिलेगा ही, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा ऑनलाइन के साथ. आप लोग अगर कई बार आप उस टाइम पे कुछ और काम कर रहे हैं, सपोज आपको टाइम नहीं मिला किसी काम से, तो आप लोग वो उस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं बाद में. तो ये भी फैसिलिटी भी हमारे यहाँ पे रहेगा. देन यहाँ पे आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा. देन यू विल हैव योर वीकली एग्जामिनेशन ऑल्सो, वीकली टेस्ट ऑल्सो टू कैलकुलेट योर परफॉर्मेंस. तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पूरा हेल्प किया जाएगा. फैकल्टीज भी आपको ईच एंड एवरी फैकल्टी विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी. तो आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको डिफेंस सर्विस में मन है, या फिर आप लोग यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं और आपको गाइडेंस चाहिए, देन यू विल कम टू द अभिज्ञान एकेडमी. आप लोग वहां पे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन एनरोल द अपकमिंग बैच दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मार्च. नाउ एक सेकेंड का ब्रेक लेते हैं, देन विल मूव टू द टाइम एंड वर्क. नो, एक सेकेंड, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल मूव टू द टाइम एंड वर्क. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ टाइम एंड वर्क. विल स्टार्ट विथ टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग मैं पहले कुछ बात बता देता हूं आपको. यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप उठा के ले लीजिए. टाइम एंड वर्क से 1 2 3 कुछ भी हो, सवाल आएगा तो पक्का आएगा ही. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देखिएगा आज के इस सेशन में. उसका कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताते हुए जाऊंगा. तो ध्यान से देखिएगा, हाउ कैन वी अटेंड द टाइम एंड वर्क. ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा बहुत. ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारे पास टाइम एंड वर्क का? ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब, to find the work done in a given time period. Work is the outcome, sorry, basic concept क्या होता है work का तो आपको पता ही है. Work is the outcome with desired expected effect. Time and work involve the time taken to complete a task and the efficiency of individuals or groups working the task. ये बड़ा important है. क्या हो गया, ये पहला चला गया, क्योंकि एक सेकंड हम लोग आते हैं बाद में. ज्यादा ही फास्ट चला गया मैं.
ठीक है, हाँ वही है आपका एफिशिएंसी का जो ये पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या बोलता है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, यूनिटरी मेथड तो आपको पता ही है, की रिलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए एफिशिएंसी से क्या लिखते हैं। सपोज ए है कोई आदमी, उसने 10 दिन में एक वर्क को कंप्लीट किया। कितना दिन में? 10 डेज में एक वन वर्क उसने कंप्लीट किया। नाउ टेल मी हाउ मच वर्क विल ही डन इन वन डे? वन बाय 10 वर्क करेगा ना, yes or no? He does 10 days to complete, he takes 10 days to complete one work. Now for the same work he will in one day he will do 1 by 10 of the work, yes or no? तो ये जो आपका निकाला ना, इसको ही हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी, मतलब उसका काबिलियत, ठीक है, वो मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बन के आता है, एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आई कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एनी पर्सन लाइक दिस। तो यहाँ से वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तभी तो टाइम कम होगा ना। ए ने अगर ज्यादा एफिशिएंट होकर काम किया तो उसको कम टाइम लगेगा। बी अगर थोड़ा मतलब ढीला पड़ के काम किया, मतलब उसका एफिशिएंसी कम हुआ, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये फॉर्मूला से कुछ बेसिक फॉर्मूला। वर्क डन कैसे निकालते हैं? टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 बाय रेट ऑफ वर्क। इसी फॉर्मूला से ये सब डिराइव किया गया है। तीनों एक ही फॉर्मूला है, बट डिराइव फ्रॉम वन अनदर। इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n days, वर्क डन बाय ए इज 1 day, 1 बाय, जैसे कि मैंने आपको बोला यही होता है उसका एफिशिएंसी। टोटल वर्क डन, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वी ऑल know this right now. Okay, next move to the question. I think one question there, one question are there. Yes, this is attempt this question. How can we attempt this question? Now the question is there, A can complete a piece of work in 10 days, B can complete the same work in 15 days. In how many days will A and B together complete the work? Very easy question. A can complete a piece of work in 10 days. B can complete the same work in 15 days. In how many days will A and B together complete the work? Now my question is that, do you know the amount of work there? क्या काम किया होगा ए ने, क्या काम किया होगा बी ने, हमको नहीं पता है। तो आइदर यू कैन टेक द नंबर ऑफ वर्क, वो अमाउंट ऑफ वर्क एक्स, आपको किताब में ज्यादा से ज्यादा किताब में एक्स ही मिलेगा, एक्स लेके वो लोग करते हैं, अप्रोच करते हैं। लेकिन जब भी हमने एक्स ले लिया ना, इफ आई टेक द अमाउंट ऑफ वर्क एज एक्स, तब क्या होगा, आई विल स्टक इन द फ्रैक्शंस। मैं फ्रैक्शन में फंस जाऊंगा, लेकिन मुझे फ्रैक्शन में नहीं फंसना है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमेशा मैं लिखूंगा ए को कितना, पहले देखिए ए को कितना दिन लगा, बी को कितना दिन लगा, 15 days. The first step is to you that take the LCM of these two numbers. 10 और 15 का LCM ले लीजिए। 10 और 15 मतलब जो नंबर ऑफ डेज है ना, उन दोनों का आपको LCM लेना होता है। 10 और 15 का LCM कितना होगा बताओ तो? 30 होगा। So this 30 is your total work. The LCM will be your total work. It means that if A do the work for 10 days, B do the work for 15 days, then I will take the LCM of that number of days taken by A and taken by B. Then the LCM I get will be of my total work. So in this case, the total work will be 30. Now find the efficiency of A and B. What will be the efficiency of A? Efficiency of A will be 30 by 10. I already told you na, efficiency is equal to total work divided by total time. 30 by 10, 3. Efficiency of B will be 30 by 15, 2. मतलब 3 work per day, 2 work per day. This is all about efficiency.
Now in the question I have to find how many time it will consume if A and B together start the work. So A and B मतलब A और B दोनों को जोड़ दीजिए, A plus B. तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो A plus B दोनों का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा ना. ए का अकेले का एफिशिएंसी कितना था, 3 वर्क पर डे. बी का अकेले का एफिशिएंसी कितना था, 2 वर्क पर डे. नाउ व्हाट विल बी द एफिशिएंसी दे बोथ वर्क टुगेदर, A plus B, their efficiency will be 3 plus to 5 works per day, na? Yes or no? It means that what it means, A plus B does 5 works per day. A plus B does 5 works per day. Now how many works are there? 30. So if A and B does 5 works per day, then he will take 6 days to complete 30 works, na? Yes or no? So our answer or the time required will be 6 days. Yes or no? मतलब एक दिन में 5 दिन क्या, 2 दिन में 10 दिन, 10 काम, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, 5 दिन में 25, 6 दिन में हो गया 30. 30 था टोटल वर्क, मतलब काम खत्म. तो मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 30 वर्क इज 6 डेज. समझ में आया होगा आपको. इसी तरीके से हम लोग एफिशिएंसी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. किसी को अगर कम टाइम लगे, किसी को ज्यादा टाइम लगे, तो कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक बार देख लीजिए. तो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप सबको अभी समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शायद कोई अलग सा कॉन्सेप्ट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है. देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक ही है, सेम जैसा कॉन्सेप्ट ही है. क्वेश्चन में हमको बताया गया है ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days. With the help of his son, he complete the same work in 10 days. In how many days the same work will be completed by his son alone? थोड़ा सिमिलरिटी आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन से. उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं. देखिए, ए टेक 15 days, उसका सन को एस पकड़ लेते हैं, एस टेक्स 10 days. I already told you that if there is this type of question, you have just find the total work. The total work will be the LCM of the two days given there. First case, in the first case, A takes 15 days to complete the work. In the second case, his son takes 10 days to complete the work. Yes or no? Now to find the total work, I will find the LCM of these two numbers. What is the LCM of 15 and 10? I already find it. The LCM of 15 and 10 will be 30. So 30 is my 30 is my total work. Yes or no? Yes. अब सबको समझ में आ गया होगा. यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं. If I find the LCM, then I'll get the total work. Now tell me, what will be the efficiency of A? Efficiency of A will be 30 by 15. I will get 2. Efficiency of S will be 30 by 10. I will get 3. Work per day. Now in the question we have to find how much time will S take if he does the work alone. It means I need only S here. In the previous question, I need A plus B, na? That's why I plus them, and I got A plus B there. But in this case, I only have to find the number of days taken by son only. So I have to find S here. So if I want to find S here, how can you find S here? I can, with the help of Sonu, I am very sorry, with the help of his son. मतलब A plus S रहा होगा वहाँ पे ना, A plus S will get 10 days. मतलब A ने अकेले 15 दिन में किया, उसके बेटे के मदद से उसने 10 दिन में किया, तो A plus S रहेगा. Now I have to find S alone here. तो I subtract this from this, then A will be cancelled out. I got S here. Yes or no? Yes. Then if I subtract this from this, I have to subtract this from this. It will be 1 work per day.
It means that the efficiency of son will be 1 work per day. मतलब his son does 1 work per day. If he does 1 work per day, our total work is 30, so he take 30 days na to complete 30 work. Yes or no? If he does only 1 work per day, then he will take 30 days to complete the 30 works. So our answer will be 30 days. I hope all of you understood this. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. मैं एक बार फिर से बता दूं एफिशिएंसी क्या होता था. मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ गया होगा कहीं पे. ये सब आप लोगों ने देख ही लिया. वर्क डन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय रेट. यहाँ से हम लोगों ने डिराइव किया जो एफिशिएंसी का वर्ड था ना, यहाँ से हम लोगों ने डिराइव किया. मैंने आपको बताया ए को सपोज 10 दिन लगता है एक काम करने के लिए, तो ए को लगेगा एक दिन में करेगा 1/10 वर्क. इसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी. एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. और ये बात भी हमको याद रखना था है एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इट मींस दैट इफ एफिशिएंसी इंक्रीजेस टाइम विल डिक्रीज, इफ एफिशिएंसी विल डिक्रीज एफिशिएंसी डिक्रीजेस टाइम विल इंक्रीज. ठीक है, तो इसी की मदद से हम लोगों ने ये पहला दो क्वेश्चन था ना, we attempted these two questions. A can complete piece of work in 10 days, B can complete the same work in 15 days. ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अटेम्प्ट किया. एंड वी अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन एज वेल. A can complete the piece of work in 15 days with the help of his son. We also attempted these two questions with the help of the method efficiency. एक और नया कंसेप्ट देख लीजिए. आपको रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में आप लोग यूज कर सकते हैं. Suppose A does a particular job in A hours, B does the same job in B hours. Together they will take AB by A plus B hours. It means that suppose हमारे पास है A है, उसको 2 घंटा लगा एक काम खत्म करने के लिए. हमारे पास B भी है, उसको 3 घंटा लगा खत्म करने के लिए. हमको पूछा गया है हाउ many hours does it take if A and B together start the work. It means A और B को अगर अब दोनों को लिखेंगे, A और B को कितना घंटा लगेगा? A और B को घंटा लगेगा 2 into 3 divided by 2 plus 3, मतलब 6 divided by 5 hours उसको लगेगा. A और B को साथ में काम करने के लिए इतना टाइम लगा होगा. समझ में आया होगा आपको. वही बोला गया है if A does a particular job in A hours and B does the same job in B hours, then together they will take AB divided by A plus B hours to complete the work. Next वाले पे आइए. A does a particular job in A hours more than A and B more than A and B combined, whereas B does the same job in B hours more than A and B combined, then together they will take A root over AB. It means that A ने एक जॉब को कितने घंटे में किया? 1 घंटे में किया, और वो A और B कॉम्बाइन से 1 घंटे ज्यादा किया, ज्यादा से किया. Whereas B does the same job in B hours more than A and B combined, then together they will complete the job in root over AB. मतलब अगर 2 और सपोज 2 और 3 रहा होगा ना, तो इसका आंसर होगा √6. √6 नहीं रहेगा, मतलब कुछ ऐसा होल नंबर ही आएगा. मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको. तो इस दो मेथड को आप लोग याद रख लीजिए, ताकि आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को आप जब अटेम्प्ट करेंगे, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू टू सोल्व दैट क्वेश्चन. आप वहां पे बीच में फंसे नहीं. तो आप लोग ये देख सकते हैं एक बार. नेक्स्ट क्या है अपने पास? हाँ, एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास. क्वेश्चन की मदद से हम लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग अप्रोच रखते हैं. हाउ कैन वी फाइंड द अप्रोच टू सोल्व दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन. इसलिए क्वेश्चंस की मदद से आप अगर कॉन्सेप्ट को देखेंगे ना, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल. एक बार मैं आपको बोल देता हूँ. देखिए, किसी भी एग्जाम आप पकड़ लीजिए, किसी भी एग्जाम को आप उठा लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सीसेट हो गया जो यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, जो सिविल सर्विस, आप उठा लीजिए. एनडीए को आप उठा लीजिए, सीडीएस को, एफ कैट को,
CAPF को, किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप उठा लेते हैं, then you will find that mathematics play a very crucial role for that particular examination. और मैथमेटिक्स में भी जो ये पार्ट होता है ना आपका, जो आपका हो गया नंबर सिस्टम, देन यू हैव वर्क एंड टाइम, देन वी हैव आपका work and wages, then you have speed, you have percentage, you have ratio proportion. These are the key factors to get good marks in one section of any competitive examination. तो उसी की रिगार्डिंग हमारा आज का ये सेशन चल रहा है. We have already studied the number system, the basic of number system. How can we attempt the questions regarding number system? We solved the concept. We also solved the many PYQs from the previous year questions from various type of competitive examination. तो number system तो हम लोगों ने पढ़ लिया. Now we are studying about the time and work. Yes or no? Time and work. इसके बाद आपका पूरा एक लेन का सेशन आएगा जिसमें हम लोग इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से जो रह जाएगा ना, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह आ गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, आपका बोथ प्रॉब्लम्स हो गया, वर्क प्रॉब्लम्स हो गया, क्लॉक प्रॉब्लम्स हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, सब कुछ हम लोग एक ही वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे उसी दिनों में. तो आप लोग बने रहिए. तो हम लोग जल्दी से जल्दी आज का ये सेशन खत्म करते हैं. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पे हम लोग एक फुल लेंथ का आपका लेके आएंगे वीडियो, जिसमें आपको सबको हेल्प होगा. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप वहां पे देख सकते हैं. आपको वहां से कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक वगैरह और आपका क्वेश्चंस भी PYQs वो सब आपको मिल जाएगा. तो चलिए आज के सेशन में वापस चलते हैं. हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम. तो हम लोगों ने पहले जो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा बहुत देखा. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग एफिशिएंसी. नाउ वी हैव रीच्ड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम टाइम एंड वर्क, दैट इज A can complete a piece of work in 10 days. B can complete the same work in 25 days. If they start the work together, but after 5 days A left the work. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आफ्टर 5 days A left the work. In how many days the total work will be done? ठीक है ना. क्वेश्चन में 20 था, 10 आ गया यहाँ पे, 20 कर लीजिए. नहीं तो ऑप्शन नहीं आएगा, हमारा जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा. क्वेश्चन में 20 था. तो A can complete a piece of work in 20 days. B can complete the same work in 25 days. If they start the work together, but after 5 days they leave the work, in how many days the total work will be finished? ठीक है, तो देख लीजिए A को कितना दिन लगा? 20 days. B को कितना दिन लगा? 25 days. तो व्हाट विल बी द टोटल वर्क? ना एलसीएम ऑफ दिस 20 और 25 का एलसीएम लेंगे आप लोग, 100 आएगा. तो 100 विल बी द टोटल वर्क. यस और नो? यस, 100 विल बी द टोटल वर्क. नाउ व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ A? Efficiency of A will be 100 by 20. 5 work per day. What will be the efficiency of B? 100 by 25. 4 work per day. If they start the work together, then my question is, what will be the efficiency of both of them? हम लोगों ने किया ना अभी थोड़ी देर पहले, 9 work per day. It means that if A and B starts the work together, they will do 9 works per day. It will be their efficiency if they work together. Now, in the question you have seen that they work only 5 days together. It means that उन्होंने 5 दिन साथ में काम किया. 5 दिन अगर साथ में काम किया होगा, in one day they completed 9 works, then in 5 days they will complete 9 works into 5. 45 works. They will completed 45 of the works in 5 days. After 5 days, A left the work. After 5 days, A left the work. It means that for 5 days, for the beginning of the 5 days, A and B are together doing the work. It means they already completed 45 works in 5 days. But after 5 days, A left the work. तो अब मुझे बताइए टोटल वर्क कितना था? 100 था ना. कितना कंप्लीट हो गया? 45 कंप्लीट हो गया. तो द रिमेनिंग वर्क इज 55. नाउ दिस 55 वर्क शुड बी डन बाय बी अलोन, बिकॉज ए ने तो काम छोड़ दिया ना. तो दिस पर्टिकुलर 55 वर्क्स विल बी डन बाय बी अलोन. अभी बी का एफिशिएंसी कितना था? बी का एफिशिएंसी तो 4 वर्क पर डे था. बी का जो एफिशिएंसी था
वो था 4 वर्क्स पर डे। अभी अगर ये एक दिन में 4 काम करता है तो 55 काम करने के लिए उसको कितना दिन लगा होगा? 55 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, ऐसे लिख लीजिए आप, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए 13 4/3, 13 3/4, सॉरी 13 3/4 आएगा इसमें। तो आप लोग देखिए, so we will find that a plus b together their efficiency कितना होगा? The efficiency of a and b together are 9 works per day. We have find this. Now in 5 days they completed 45 works. Yes or no? Yes. So b का जो efficiency रहा होगा, we have already find that 4 works per day. So in the remaining 55 works will be done by b alone. So if b does the work alone, then in 13 3/4 डेज में वो 55 वर्क्स भी कंप्लीट कर लेगा। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 13 3/4 days. Now this is the time taken by B to complete the remaining 55 works. 5 days are already taken by A and B together to complete the other 45 works. Then the total time taken to complete the works will be 5 plus 13 3/4 days. It means that the total time taken to complete the work will be 18 3/4 days. मतलब 18 दिन से थोड़ा ज्यादा। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन मतलब जो एक कभी चो जाता है ना, ए लेफ्ट द वर्क बीच में ही, बी लेफ्ट द वर्क बीच में ही, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। देखते हैं अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एफिशिएंसी का ही वो सवाल है। The ratio of work efficiency of A and B is 2:5. If A can complete a work in 10 days, in how many days the same work will be completed by B alone? ठीक है, वही है एफिशिएंसी का क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, तो मैं ले लेता हूँ। ए का एफिशिएंसी मैं ले लूंगा 2x, बी का एफिशिएंसी मैं ले लूंगा 5x। मैंने ए और बी का एफिशिएंसी ले लिया है। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। ए को कितना दिन लगा? 10 डेज लगा टू कंप्लीट द वर्क। तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना रहा होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम ना, तो 20x इज आवर टोटल वर्क। ना वही पूछा गया है बी को कितना दिन लगा होगा, वर्क तो सेम ही रहेगा ना 20x। तो बताइए कितना दिन लगा होगा? 5 into 4 into 20x ना, 4 डेज लगा होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? 4 डेज। ये हम लोगों ने डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट से किया कि डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू गिव यू द टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया, एफिशिएंसी इंटू डेज गिव यू द टोटल वर्क। तो ए का एफिशिएंसी 2x था, 10 डेज लिया तो टोटल वर्क विल बी 20x। बी का एफिशिएंसी 5x है, टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा 20, तो उसको कितना दिन लगा होगा? 4 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग एफिशिएंसी का सवाल भी कर सकते हैं। नाउ एक बार बस देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। सपोज एक फॉर्मूला बस नोट कर लीजिएगा, उसकी मदद से अगर आपको क्वेश्चन मिले तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा m1 इंटू d1 इंटू d1 इंटू, ठीक है, w, सॉरी एक सेकेंड, m2 इंटू d2 इंटू w2। इसका मतलब क्या है पता है आपको? सपोज इतने आदमी को इतना दिन लगा इतना काम करने के लिए, तो कितने आदमी इतने दिनों में वो काम खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे भी हम बाद में अगर हम जब डिस्कस करेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन मिला तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज हो गया, नंबर ऑफ मेंस हो गया, ऐसे आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम अभी फिलहाल यहीं तक खत्म करते हैं और ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे डिटेल्स में। मैंने ट्राई किया आपको बेसिक्स समझा दूं, नंबर सिस्टम्स के रिगार्डिंग जो बेसिक्स है वो आपको समझा दूं, इस टाइम एंड वर्क का जो बेसिक्स का
जो जो बेसिक्स है वो आपको समझा दूं, ये मेरा प्रयास था। अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है तो कुछ तो पढ़ना ही होगा, और हमारा वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, और हमारे मार्च से जो हमारा जो एनडीए सीडीएस का जो बैच स्टार्ट होगा वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं फॉर पर्सनल गाइडेंस। आप लोगों को गाइडेंस पूरा मिलेगा, यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी मिलेगा, और डेली आपको अच्छे से 2-3 क्लासेस तो डेली रहेगा ही। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और एक बात मैं यहीं पे ऐड कर दूं, मैंने जैसे पहले भी बोला, एक फुल लेंथ का जो क्लास रहेगा रिगार्डिंग द ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्वांट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर सीडीएस एंड एनडीएस, वो जल्दी आएगा, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। वही मैंने एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लोग सॉरी एनरोल होना सही चाहते हैं मार्च के जो बैच से स्टार्ट होने वाले हैं उसमें, तो यू कैन contact to this number or you can visit our website www.obigyanacademy.com. So that's all for today. Thank you very much for this session, और हम लोग जल्द ही मिलते हैं एक नया सेशन में। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है रेशियो प्रोपोर्शन से और ट्रिगोनोमेट्री तक, वो सब भी हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन से डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।